मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शो। आज के दिन हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही अहम है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इससे पहले भी मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुकी हूँ। एक बिल आ रहा था, हुकूमत एक बिल जो है वो प्रपोज किया गया था और उसके ऊपर बहुत मुशावरत हो रही थी और वो बिल था जो फोर्स्ड कन्वर्जन है उसका एंटी बिल था, यानी उसके खिलाफ एक बिल आ रहा था। और वो इसलिए आ रहा था कि पाकिस्तान में जो इस तरह के वाकयात होते हैं उनको रोका जा सके, मतलब हिंदू लड़कियों की जो है इस तरह के वाकयात आते हैं और कुछ बहुत सारी जो है वो ऐसी चीजें होती हैं, तो इन पे काबू पाया जा सके। तो एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन बिल आ रहा था, लेकिन हमने इसके मुतालिक सारी तफसीलात जानने के बाद अब हमें ये पता चला है कि मिनिस्ट्री है उलमा काउंसिल की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया। उसमें बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आखिर एक इतनी अच्छी चीज होने जा रही थी उसके खिलाफ फैसला क्यों आया और अब वो क्या नहीं आएगा। मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी मौजूद है, मैं आपको ये बता दे चलूं कि इससे इनसे बेहतर पर्सनालिटी नहीं हो सकती इसके ऊपर बात करनी। इसकी वजह यह है कि इस बिल को प्रपोज करने वाले, इसको लाने वाले, इसके मुतालिक सारी तफसीलात मुरतब करने वाले यही है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। अलिया थैंक यू। और बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और असास टॉपिक भी है और आपने आज इस टॉपिक को चुना और मैं समझता हूं कि आपके इस इंटरव्यू से जो है और कि लोगों को पता चलेगा कि असल में हकीकत क्या है। जी डॉक्टर साहब का मैं तारुफ कुछ करवाती चलूं। डॉक्टर साहब MNA है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ये रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जो हिंदू काउंसिल है पाकिस्तान में उसके पैटर्न इन चीफ भी हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी ये जो ये वाला बिल था इसके हवाले से, और खासतौर पर रिलीजियस और माइनॉरिटीज जो हैं उनके हवाले से उस कमेटी के जो हैं ये मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब मैं ये जो बात कर रही थी, सर आप कॉलम्स भी लिखते हैं, इसके अलावा टीवी पर हमें मुसलसल नजर आते हैं तमाम प्रोग्राम्स में प्राइम टाइम पे, लेकिन जाहिर है कि वहां पर तो सियासत पे ज्यादा बात होती है, इस पे भी होती है, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं इस पे आप मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा काम होने जा रहा था, एक बड़ी एक आवाज उठी थी कि अच्छा पाकिस्तान में जो है ये एक ऐसा बिल आ रहा है जिसकी बड़ी जरूरत महसूस की जा रही थी। मुझे बताइए कि आप क्योंकि इसके करता धरता थे, आपने ये सोच के सब कुछ करके इसको फॉर्मुलेट किया, लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों 2 से पार्लियामेंट का हिस्सा बना तो मेरे 3 टारगेट थे। नंबर 1 मेरा टारगेट ये था कि किसी भी हालत में हिंदू मैरिज एक्ट बिल बने और उसके अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन को कवर किया जाए। नंबर 2 हमारा टारगेट मेरा ये था कि इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का चेयरमैन जो है वो हिंदू बनना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट जो ये इश्यूज थे, मगर बदकिस्मती ये है कि इवैक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन आज तक हिंदू नहीं बना है और 20 साल मेरी इसी की स्ट्रगल चल रही है कि जब लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू का अकॉर्ड है तो आप ये क्यों जो है वो हिंदू कम्युनिटी को नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर्टियां 1830 मंदिर गुरुद्वारे हिंदू कम्युनिटी के हैं, मगर आज तक जो मन पसंद आता है उसको अपॉइंट किया जाता है। सेम इस फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से जब लास्ट असेंबली के अंदर जब हिंदू मैरिज एक्ट बिल मैंने बनाया था, उस बिल के अंदर भी मुझे तज़्ज़ुक हुसैन जिलानी साहब की सपोर्ट मिली 2014 में और उसकी सपोर्ट से वो बिल को मैंने फाइनल कराया था। वो भी आखिर में 2017 में जाके सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद वो बिल पास हुआ था। उस बिल के अंदर ही मैंने फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए 2 क्लासेस डाली थी कि 18 साल से कम उम्र किसी भी मजहब में शादी नहीं कर सकते। दूसरा मैंने ये कहा था कि आप जब तक किसी की डाइवोर्स नहीं होती तब तक आप वो रीमैरिज दोबारा नहीं कर सकता, जैसे निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता। मगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मेरी 80 मिनट की बात सुनने के बाद, स्पीच के बाद दोबारा उन चीज़ों को निकाल दिया था। आज तक हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो 2019 में मैंने फिर ये उस बिल को तो हो गया हिंदू मैरिज एक्ट बिल, मैंने कहा फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल लेके आऊं। मैंने मुशावरत के बाद अपनी कम्युनिटी से मिलके मैंने बिल प्रपोज किया और नेशनल असेंबली में जब मैंने वो बिल दिया तो उस बिल की मुखालफत के अंदर बहुत सारे लोग उठे, मगर उस वक्त कुछ लोग थे लिबरल जिसकी वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद जाके जो है वो बिल
प्रोपोज होके जो है वो कमेटी की तरफ रेफर हुआ। कमेटी की तरफ रेफर हुआ, उस वक्त भी काफी शोर मचा इस बिल के ऊपर। फिर मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई गवर्नर हाउस कराची में, तो उन्होंने कहा यार हालात सही नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए, अमेरिका के बाद आए। फिर मैंने जब दोबारा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि हल क्या है। मैंने कहा सर हल ये है कि ये बिल पहले जब सिंध असेंबली के अंदर भी जब 2017 में पास हुआ था, यूनानी मसली ये बिल जब पास हुआ था, तो उस बिल के पास होने के बाद जब उलमा लोगों ने जब असद जरदारी साहब को फोन किया, एमक्यूएम को प्रेशर किया, तो उन लोगों ने पास किया है वो बिल, गवर्नमेंट को फोन करके वापस मंगवा लिया कि हम अभी इस बिल को पास नहीं करना चाहते। लिहाजा इसके अंदर हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड चाहिए होंगी। इस वजह से सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जहां पे सेनेटर्स और नेशनल असेंबली के 20-25 मेंबरान मौजूद हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्चुअल इक्वल जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और माइनॉरिटी के लोग भी उसके अंदर होंगे जो अपना मौकफ बता सकेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये मेरी बात मानी और 2019 की एंड में या 20 में वो कमेटी बनी और उसके चेयरमैन जो है वो नवारुल्लाह काकड़ को बनाया गया और उसने कोई 10-12 मीटिंगें हुई। उसके बाद एक बिल जो है वो ड्राफ्ट हुआ। उस बिल के ड्राफ्ट, वो बिल जो बना वो सब कमेटी हमने जो, क्योंकि जो मेरा बिल था वो सब कमेटी में गया और सब कमेटी ने ये डिस्कस किया कि ये इस बिल की जो रिकमेंडेशन है वो हम ह्यूमन राइट्स को देते हैं। फिर हमने खुद वो बिल ह्यूमन राइट्स को दिया और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में श्री मजारी की मेहरबानी से वो बिल फाइनल हुआ। बिल फाइनल होने के बाद और उसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री, सबकी रिकमेंडेशन शामिल थी। वो बिल फाइनल होने के बाद जब आगे उसको प्रोसेस होना था नेशनल असेंबली और लॉ की तरफ, और इन द मीन टाइम सेनेट का टाइम खत्म हो गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी खत्म हो गई, अब इसका रोल खत्म हो गया। अचानक हमें जून में पता चलता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दोबारा बन रही है। मैंने उसी वक्त एतराज किया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का काम था कि बिल को प्रपोज करके भेजना, वो बिल चला गया है, अब ये कमेटी क्यों बनी है। अचानक उस मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग जैसे बुलाई गई, मैं पहले मैं बात करने वाला बंदा था कि ये इस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए और इस कमेटी का रोल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का खत्म हो चुका है। अगर आपको चेयरमैन को खुश करने के लिए कि भाई उसको प्रोटोकॉल देना है, उसको गाड़ी देनी है, उसको एडजस्ट करना है, तो आप और तरीके से करें, मगर कम से कम इस टॉपिक के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बननी चाहिए। मगर जबरदस्ती उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बिल को डिस्कस किया गया और ये डायरेक्शन दी गई कि ये बिल दोबारा रिलीजियस मिनिस्ट्री को भेजा जाए और रिलीजियस मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से डिस्कस करे। मैंने पीएम साहब को बताया, मैंने पीएम साहब को कहा कि सर रिलीजियस मिनिस्ट्री का इसमें रोल नहीं बनता है और इसी वजह से उनकी डायरेक्शन के ऊपर मैं था, मेरे साथ मेरे दो और भी कुलीग थे, लाल माली था, जयप्रकाश था। जय ने ये बात पीएम के सामने की। मैंने उसको कहा कि सर ये किसी भी हालत में ह्यूमन राइट्स के पास जाना चाहिए, ये ह्यूमन राइट इशू। और पीएम साहब खुद ने माना कि बिल्कुल ये बिल अगर कराना है तो आप ह्यूमन राइट्स को भेजें और ह्यूमन राइट्स ही करेगा। मगर उस बिल को प्लानिंग के साथ उस बिल को इन्होंने बुला के हमारे कुछ माइनॉरिटी के लोगों को भी उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आप भी ब्रीफिंग दें, जबकि नहीं उनका रोल था, नहीं बिल वापस मंगाने की बात थी। और वो बिल आखिर उन्होंने ये किया कि मंगा के और इस्लाम रिलीजियस मिनिस्ट्री की तरफ भेजा। रिलीजियस मिनिस्ट्री ने इतना जल्दी किया कि कल मेरे साथ एक इस्लामी नजराती काउंसिल के सेक्रेटरी जो है वो मेरे साथ टीवी चैनल पे थे। उन्होंने कहा कि हमने तो इसके ऊपर काम ही नहीं किया। ये रिलीजियस मिनिस्ट्री ने हमसे जरूर थोड़ी एडवाइस मांगी थी और उन्होंने अपने तौर पे इस बिल को हर पॉइंट के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देके उसको रिजेक्ट कर लिया। अचानक वो बिल की मीटिंग बुलाई जाती है, उससे पहले रिलीजियस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू हो जाता है कि भाई इस बिल के अंदर ये मसला है और ये बिल नहीं हो सकता। मीटिंग बुला ली,
जैसे मीटिंग बुलाई, मैंने ओपनिंग रिमार्क्स ही मैंने दिए कि मैंने पहले भी आपको कहा था, ये 13 तारीख की जो मीटिंग है, मैंने कहा कि 13 तारीख की मीटिंग, आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस कमेटी का कोई रोल नहीं है, आपने पहले भी इस बिल को गलत तरीके से आपने उधर भेजा है, लिहाजा इस बिल को आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को भेजें कि लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करें। जब मेरी बात नहीं सुनी गई इस इशू के ऊपर, तो मैंने कहा अगर आप इसको इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो इस वक्त जो मेंबरान यहाँ पे मौजूद है उनसे आप वोट ले लें कि वो इस बिल को सपोर्ट करते हैं, और जितनी ये पॉइंट्स के ऊपर एतराज करते हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। जो मेजॉरिटी थी हमारे मेंबरान की, उन्होंने कहा कि ये बिल होना चाहिए और इसको हम सपोर्ट करते हैं, मगर वहां पे इतना शोर शराबा किया गया, इवन श्री मजारी को इतना डराया गया कि वो बेचारी उठ के चली गई कि भाई मैंने बिल नहीं दिया है, मेरी जान छोड़ो। अली मोहम्मद खान साहब और नूर अल कादरी साहब दोनों ने कमेटी के चेयरमैन को बिठा के एक पेपर दे दिया कि आप लिखो कि दिस बिल हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसको, भाई आप वोटिंग कराएं, आप अगर चाहते हैं कि ये बिल, क्या आपकी वजूहत है, क्यों आप इस बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं, हमारी कौन सी बात है जो आपको गलत लगी, उस बात के ऊपर अगर आपको आज भी बात करनी है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। बार बार हमारे मुल्क की जगहसाई होती है। मैंने उनको कहा कि आप मुझे बताएं कि फोर्स्ड कन्वर्जन है या नहीं है, तो नूर अल कादरी ने कहा कि सिंध के अंदर है, पंजाब में नहीं है। मैंने कहा पंजाब में 54% है, सिंध में 44% है, 2% केपी के और अदर एरियाज में, बलूचिस्तान में नहीं है। तो ये आप नहीं कहें कि जो है वो पंजाब में नहीं है। पहली चीज, अली मोहम्मद खान ने कहा कि नहीं वो चंद 2-3 केस हैं। मैंने कहा अगर एक भी बच्ची के साथ अगर ये कन्वर्जन के, फोर्स्ड कन्वर्जन के इश्यूज हैं, तो आपका काम है कि उसको इंसाफ देना, कन्वर्जन का कानून बनाना। आप इसके अंदर एक रुकावट बन के आप बेसिक राइट की बात करते हैं, आप आर्टिकल 22 की आप वायोलेशन करते हैं। क्या ये कानून कभी कहता है कि आप इस तरीके से किसी के हक को इस तरीके से आप अमाल करें? एक भी नहीं सुनी गई। हम सारे अकलियती मेंबर शोर करते रहे कि भाई हम मेजॉरिटी यहाँ पे बैठी है, मेजॉरिटी इसको सपोर्ट करती है। आपको ऐसा, अब मैं आता हूँ इसके केस के अंदर, बिल के अंदर कौन सी चीज है जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि फोर्स्ड कन्वर्जन है ही नहीं, जबकि खुद मान रहे हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन है, चंद वाकयात है, इतने नहीं है। नंबर 1। डॉक्टर साहब मेरा सवाल भी ऐड कर लीजिए इसमें। आपने तफसील से ये बात बताई कि हुआ क्या, अब जब हम उसकी तरफ आ रहे हैं कि किस वजह से हुआ, जो मैंने जो डिटेल्स पढ़ी मैं आपके सामने उस पर भी आप बताइएगा कि क्या ये वजह है। जिस तरह ये कहा गया कि रिलीजियस जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से जो एतराजात उठाए गए और नूरुल हक कादरी साहब ने जो बातें की, उसमें ये कहा कि एनवायरमेंट इज अनफेवरेबल, एनवायरमेंट ऐसा नहीं, फिर बन गया तो जो अमन और अमान है उसमें खराबी आएगी, पीसफुल माहौल नहीं रहेगा और माइनॉरिटीज को ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये मुझे पता चला। आप बताइए कि ये किस तरह की पॉसिबिलिटी है जो उन्होंने बात की? उसने पहले तो खुद डरा कि भाई यहाँ पे लोग, अगर मैं बिल इसको करता हूं तो जो मौलाना लोग हैं वो यहाँ पे रोडों के ऊपर आ जाएंगे, हमारी हुकूमत को खतरा। पहले इसने ये बात की। फिर कहा कि मैडम श्री मजारी ने इस बिल को किया है, मैडम श्री मजारी को इतना प्रेशर दिया गया कि वो उठ के चली गई। हमें ये कहा गया कि अगर ये बिल के ऊपर अगर आप जोर भरोगे तो आपके लिए भी खतरा होगा। इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात साजगार नहीं है। मैंने कहा कि 20 साल मुझे इस स्ट्रगल में एज ए पार्लियामेंटेरियन हो गया है, आज भी अगर हालात साजगार नहीं है तो कब होगा? या तो आप माने कि प्रॉब्लम नहीं है, जब आप मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या बोला है? हमने ये कहा है कि 18 साल से कम उम्र कन्वर्जन के लिए आए, उसको कानूनी तरीके से उसको आप अनाउंस नहीं कर सकते। कोई भी बंदा किसी भी उम्र में आता है, वो जाके जुडिशरी के अंदर एप्लीकेशन दे, जुडिशरी डिसाइड करेगी, जज डिसाइड करेगा, उसको हफ्ते के बाद सुनेगा, हफ्ते के बाद उसको महीने का टाइम देता है, 2 महीने का देता है, 3 महीने का देता है, उसका इख्तियार है कि वो कब, जो बंदा या बंदी जो भी कन्वर्ट होने के लिए आएगा तो कम से कम वो अपनी वजूहत बताएगा कि मेरी पीछे वजूहत क्या है। मौलाना अब्दुल अजीज को हमारे एक दोस्त ने कहा कि आपके मदरसे के अंदर एक कन्वर्ट होने के लिए
आपने कहा इसको कलमा पढ़ाते हैं, हमने आपको कहा कि सर इसे पूछो कि आया क्यों है, तो उसने कहा कि मुझे बाप ने रात थप्पड़ मारी और मैं गुस्से में जो है मैं आया हूं कि मुझे मुसलमान करो कि अब बाप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकेगा। अब मुझे ये बताएं कि ये वजूहत, और एक मर्तबा इस्लाम के अंदर अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता, वो वाजिबिल कत्ल हो जाता है। तो कम से कम आप जो लोग इस्लाम से मुतासर होके अगर कोई कन्वर्ट होना चाहते हैं, मुझे के ऊपर एतराज नहीं है, और जो कन्वर्ट हो गए अगर अपना ईमान पक्का करके आएगा तो वो एक दिन नहीं, वो 90 दिन नहीं, वो 9 साल भी इंतजार कर सकता है। मगर आप इस तरीके से उनको बोलने लगे भाई आप उनको जान को खतरा है, आप उन इश्यूज के ऊपर बात करें। आप पहले पहले किसी मदरसे में लेके जाते हैं, उस मदरसे के अंदर बोला कि भाई आप बेटा राधी खुशी है यहाँ, पहले तो उसको कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के 2 मिनट में उसको हार पहना के उसकी शादी कर दी कि आपका निकाह भी हो गया। वो भी कितने के ऊपर, 500 रुपए के ऊपर और 5000 के ऊपर। यानी उस बंदे ने ना सके, कुछ हो ही ना सके उसके बाद। कुछ हो ही नहीं। मेरे पास है लड़कियां जिसको लड़कों ने यूज करके उसको मतलब उनके ऊपर कारोबार करके जिस तरीके से छोड़ा है। कोई लड़कियां सुसाइड करके गई, कुछ लड़कियां अभी बैठी हुई हैं। आप क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? हमने इस बिल के अंदर वो एक्शन भी लिखे थे, मगर इस वक्त ऐसे मैदान पे आती है तो उसकी जान को खतरा हो जाता है। आखिर वो रमशा की तरह ऐसे आपने देखा कि वो उन बच्चों को यहाँ से मुल्क से भागना पड़ता है। अगर प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं जुडिशरी के ऊपर? नहीं, हमारे हाथ में अगर निवाला हो, अगर हमारे पास कोई बच्ची कन्वर्ट होने के लिए आए तो हमें निवाला नीचे रखना है, पहले बच्ची को कन्वर्ट करना है। अगर ये सोच होगी, कितने मुल्क हैं जो आज भी मुझे बताएं कि यूएई मुस्लिम कंट्री है, सऊदी मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया मुस्लिम, कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस्लाम प्रीच से बड़ा, हर जगह पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मगर कहीं पे ये इशू नहीं आता जो पाकिस्तान में आता है। जीएसपी प्लस फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करता है, यूरोपियन यूनियन फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करता है, आईएमएफ फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करता है, फेटा फोर्स्ड कन्वर्जन। आप क्यों इतनी बातें सुनते हैं? आपको बात सुनने की जरूरत क्या है? अगर हम कहते हैं कि ये इशू है, हम कहते हैं, आप मीडिया को कहते हैं कि खुदारा इस इशू को हाईलाइट नहीं करें। आपने देखा कि कल शाहजेब के अलावा, शाहजेब है या मुनीजा जहांगीर है, मतलब 1-2 के अलावा आप देखिए तो कोई इस इशू के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। या तो वो डरते हैं या उसको प्रेशर दिया जाता है कि इस इशू को आप हाईलाइट नहीं करें। हमें भी कहा जाता है कि आप इस इशू के ऊपर सर बात नहीं करें, मुल्क की बदनामी होती है। इस मुल्क की बदनामी को सोच के आज 20 साल गुजर चुके हैं, और पहले तो मैं अकेला इस मूवमेंट में था, 20 सालों से मैं अकेला था। मगर आज तो फिर भी भगवान का शुक्र है, मालिक की एक आशीर्वाद है कि सारी अकीलती कम्युनिटी के एमएनए सेनेटर आज मेरे साथ इकट्ठे थे। कल मैं अकेला नहीं था, कल मेरे साथ लाल माली भी मौजूद था, कल मेरे साथ जयप्रकाश भी मौजूद था, कल मेरे साथ धनेश भी मौजूद था, नई जीवा भी मौजूद था। मैं समझता हूं कि एक सुनील आरुथ के अलावा बाकी जो है वो जितने भी अकिलती जो एमएनएज और सेनेटर्स हैं, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है कि वो इस चीज के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे जी। और मुझे मैं सुनील आरुथ के बारे में ये कि अभी तक उसकी मुझे समझ में नहीं आई है, हो सकता है वो भी हमारी बहन हमें इस चीज के ऊपर सपोर्ट करे। ठीक, अगर अच्छा, कम से कम इस इशू के ऊपर अगर नहीं करेंगे, मुल्क की जगहसाई हो रही है और नाउ इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो गया। मुझे ये बताएं, मैंने कल एक और भी बात की, मैंने कहा कितने लोग हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये हजारों में नहीं है, ये हंड्रेड्स में। जितनी आपके मुल्क की बदनामी हो रही है हमारे मुल्क की, क्या उनसे इस्लाम के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? क्या आपकी मेजॉरिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो कहते हैं हमने तो एक को भी कर दिया तो वो जन्नत में जाता है। यार आप उस जन्नत के आप ये भी देखें कि कितना जो है वो इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, असल में ये जो आपने बात की थी ना, असल में मामला ये है, हमारे अंदर जो हमारा एक माइंडसेट है, जो ये बात कर रहे हैं ना, जिन 2 लोगों की आपने बात की, उनकी वैसे भी जब वो बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर क्या भरा हुआ है। ये जो माइंडसेट है कि आपने एक तो ये कि
इन्हीं चीजों ने तो पाकिस्तान को खराब कर दिया कि या तो आपने हूरों के पास पहुंचना है या फिर आपको जन्नत चाहिए, और इसके लिए आप ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपको जन्नत तो हरगिज नहीं मिलेगी, बल्कि आपको। मुझे ये बताइए कि इसमें एतराजात जो उठाए गए, मैंने इसको डिटेल से, जब ये बिल आया तो मैंने उसको बड़ी तफसील से पढ़ा, उसके ऊपर मैंने बात भी की अपने प्रोग्राम में, कि इसमें एक मसला जो उठाया गया ज्यादा जिसके ऊपर सबको फिक्र थी, बल्कि जिस दिन ये प्रपोज किया गया उसी रात को और सुबह सोशल मीडिया पे मैंने देखा ऐसे तमाम लोग जो ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दी कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ बिल आ रहा है। इस बिल को नाम दिया गया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ बिल आ रहा है। सर, क्या अगर इसकी जो लिमिटेशंस है, फर्ज कीजिए हम अगर इसमें से एक ये शिफ्ट निकाल दें कि वो जो 18 साल के तक जो है वो आप नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि अगर इसमें कुछ थोड़ी सी आप तब्दीली करें तो मान लेंगे? मैंने ये बात की क्योंकि मेरी इस बिल की मीटिंग से पहले भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो आप जुडिशरी की बात करते हो वो सही करते हो, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मगर एज वाला जो है वो हमारे लोग मानेंगे नहीं, उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज करो, और जुडिशरी वाला, टाइम गैप वाला, वो सारी चीजें जो है वो उस इशू के ऊपर। मैंने कल जब 13 तारीख को जब ये मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर मैंने ये बात की कि आपको जिन के ऊपर एतराज है, आप कहते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन नाम नहीं लिखो, मैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। हम फोर्स्ड कन्वर्जन नाम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कन्वर्जन लॉ। ठीक, कोई भी अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसका तरीकेकार क्या होगा, नाम चेंज कर लेते हैं, नहीं होनी चाहिए। और वो कानून भी बन चुका है, सिंध के अंदर कानून बना हुआ है, पंजाब के अंदर 16 साल का कानून बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस की बात है। आप कोई भी तो अगर वो कन्वर्ट होना चाहती है तो आप उसको, उसके लिए आप बनाए कोई सेफ स्पेस बनाए, जो भी आप करना चाहते हैं, मगर उनकी स्टेटमेंट, ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो 18 साल के ऊपर हो। भली वो कहीं पे भी इस्लाम की अगर तालीम लेना चाहे ले, हमें उस चीज के ऊपर एतराज नहीं होगा। मतलब जो चीजें मैं अपने मुल्क की खा, ये भी चीजें हमारी कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, मगर मैंने एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मैंने कहा कि कम से कम ये टॉपिक अब बंद होना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि इस इशू के ऊपर मैं बात करने के लिए तैयार हूं कि आप 18 साल से पहले अगर कोई भी बच्चे लिए आता है, कोई भी आता है, उसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई भी बंदा या बंदी आती है तो आप उसको ऐसी जगह पे सेफ स्पेस हो जहां पे उसके माँ बाप के साथ ताल्लुक हो और किसी गैर के साथ ताल्लुक नहीं हो। सेफ्टी सिक्योरिटी का उसका आप बिल्कुल ख्याल करें अगर आपको करना है तो, अगर माँ बाप से रिश्ता आप नहीं तोड़ सकते, जहां पे भी हो रहा है, जहां पे भी हम उसको रखें। उसके बाद जाता है मजहब से सेटिस्फाई होकर जाता है, मुझे उस चीज के ऊपर एतराज नहीं होगा। तीसरी चीज, जो भी आए, माइनर भी आए, मगर उसकी एप्लीकेशन किसी उलमा के पास हाजिरी नहीं होनी चाहिए कि उलमा बंदूकों के जोर के ऊपर उस बच्ची को लेके जाएं। आप उस बच्ची को आप जुडिशरी के सामने पेश करें, जुडिशरी एक हफ्ते के बाद उसकी स्टेटमेंट ले, फिर जुडिशरी के पास इख्तियार होगा कि 18 साल तक इसकी उम्र और उसका सर्टिफिकेट, उसका एनआईसी कार्ड, ये नहीं कि आपने हाथ से लिख दिया उसका। आजकल तो देखो, आजकल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उससे ही पता चल जाता है उम्र कितनी है। वो इससे उसी टाइम तो नहीं बनता ना, वो तो पुराना बना हुआ होता है। उस बेस के ऊपर उसकी एज असेस की जाए। आप 13 साल बालिग है, इसकी उम्र 18 साल है, इसकी शादी हो गई, वो सरबराही में रहती है, उसके पास बचता क्या है? क्या उसके पास अपनी इज्जत बचती है कि वो अपनी माँ बाप के पास जा सके? लाजमी है फिर वो अपने आके कोर्ट में स्टेटमेंट देती है और माँ बाप को कहती है कि अब मेरी जान भी खतरे में, आपकी जान भी खतरे में, इस वजह से आप अभी मुझे भूल जाए, आप समझे कि मैं आपकी बेटी थी नहीं, मुझे अब छोड़ जाएं। और ऐसे आंखों से उसके बच्ची के भी आंसू आते हैं, माँ के भी आंसू आते हैं। क्या खुदा का वास्ता कुछ तो रहम करें। किसी के एक जिगर के टुकड़े को इस तरीके से तोड़ना, मैं कन्वर्जन के खिलाफ नहीं हूं, मैं कन्वर्जन के आज भी कहता हूं कि जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर जिसको रब ने रहमतुल आलमीन का लकब दिया था, वो सबके लिए रहमत बन के आए थे। आज बार बार मैंने, परसों जब हमारी मीटिंग थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कल फिर मैंने बात की
मीटिंग के अंदर मैंने कहा सर सीरतुल कॉन्फ्रेंस होती है, माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी का डिस्कशन होता है, माइनॉरिटी का कोई बंदा नहीं मौजूद होता। 12 रबीउल अव्वल का फंक्शन होता है, माइनॉरिटी के हकूक की बात की जाती है, माइनॉरिटी का कोई बंदा मौजूद नहीं होता। आप रिलीजियस अथॉरिटी बनती है, माइनॉरिटी के हकूक की बात की जाती है, माइनॉरिटी का कोई बंदा मौजूद नहीं होता। मैंने तो मदीना रियासत के ऊपर भी रिसर्च की है, मैंने तो पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कॉलर हैं, जो मुख्तलिफ रिलीजन के ऊपर मास्टरमाइंड है और हर कम्युनिटी में मौजूद है। एक तो आपको एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ऐसी मिनिस्ट्रियों के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए जो मुल्क का भी इमेज खराब करे, पार्टी का भी इमेज खराब करे और अक़लियतों के हकूक के खिलाफ बात करे। एक तो वो चीज। दूसरी चीज ये इन इदारों के अंदर, इन अथॉरिटीज के अंदर भी उन लोगों को बिठाया जाए जिसको सही इस्लाम की पहचान हो और जिसको दूसरे रिलीजन का भी पता हो और जिसको पाकिस्तान के आइन का पता हो। तब हम सही हकूक की बात कर सकेंगे, तब हम आगे जा सकेंगे। हमें तो नहीं बुलाते हैं। हम अगर आए वहां पे 12 रबीउल अव्वल के ऊपर या सीरतुल कॉन्फ्रेंस में या अथॉरिटी में बात करने, यहाँ पे जितने मुसलमान बैठे हैं उनमें से जरूर चंद ऐसे मुसलमान होंगे जिससे ज्यादा मैं जानता हूंगा, मैं लोगों को कायल करूंगा। मेरी 80 मिनट की स्पीच थी हिंदू मैरिज एक्ट बिल के ऊपर जब मैं ये बिल बना रहा था इस्लामी नजरियाती काउंसिल में। मगर आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर जब ये बिल डिस्कस हुआ तो अक़लियत के किसी बंदे को बुलाया ही नहीं गया, उन बंदों को बुलाया गया जो पहले ही इसमें इन्वॉल्व है। आखिर कब तक ये? तो पीएम साहब ने कहा कि नहीं जो है वो हम तो माइनॉरिटी के साथ हैं। माइनॉरिटी देखें, बात कहने से नहीं चलती है। क्या होता है डॉक्टर साहब? क्या 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 वो नहीं जानते? क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते कि वुज़रा जैसे जैसे बयानात देते हैं, क्या वो उनको क्यों नहीं रोकते कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं? आप पहले ही पाकिस्तान की बदनामी बार हो रही है, आप उस इस तरह के बयान। मैंने आपको बताया कि जिस दिन ये बिल प्रपोज हुआ है और ये हुआ कि जी ये बिल लाया जा रहा है, उसी रात को और अगली सुबह पूरी एक सिस्टमेटिकली कैंपेन इसके लिए स्टार्ट हो गई थी इसके खिलाफ। और ऐसे ऐसे पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं मीडिया के भी, वो भी इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस तरह के माइंडसेट जितने भी लोग हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल अब ये होगा कि क्या बस ये जिस तरह एक हमने देखा घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल आ रहा था, वो भी इस तरह उलमा काउंसिल में गया और ठप, वहीं पे बंद सर्द खाने में। तो अब हम ये समझें कि ये बिल जिसके ऊपर बड़ी एक बात की जा रही थी कि चलें एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, क्या ऐसी चीज नजर आ रही है जिसपे पाकिस्तान की तारीफ होगी, तो वो भी क्या ठप? अब सर्द खाने में रेड टेप नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर अब? आलिया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो इन 74 सालों में जो पीछे हुआ है ना, उसके पीछे हम सब लोगों का हाथ है कि हमने हमेशा अपने मुल्क को अंदर से कमजोर किया और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के दायरे में हम चले, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें यूज किया और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो अंदर से कमजोर होता गया। हम अपने मफादात की जंग लड़े। आज भी अगर मैं चाहूं तो इंटरनेशनली मैं इतना प्रेशर डाल सकता हूं। लास्ट टाइम भी जब जीएसपी प्लस हो रहा था तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि यार ये जीएसपी प्लस रुक गया है और आप माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से आप लिखें। मैंने यूरोपियन यूनियन को लिखा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहती है, उनको सारे आईनी हकूक हासिल है, उनके साथ कोई इशू नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जहाँ पे 1830 मंदिर और गुरुद्वारे हैं और उसका चेयरमैन जो है वो 70 सालों से इंडिया में मुसलमान लगता है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम बुरा कहते हैं, मगर पाकिस्तान में हिंदू नहीं लग सकता क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और इन 1830 मंदिर में से, गुरुद्वारों में से सिर्फ 31 मंदिर और गुरुद्वारे चल रहे हैं, बाकी कब्जे ये वो। अभी रिसेंटली धर्मशाला झूठी फेक सिग्नेचर्स के साथ 1 अरब रुपए का प्लाट चंद पैसों की लीज के ऊपर दे दिया गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि ये कैसे आपने दे दिया, मतलब नीलाम कर दी वो चीजें। तो बात यह है कि आज भी अगर चाहें, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो ह्यूमन राइट्स के जो बिल हैं वो तब होते हैं जब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होता है, चाहे प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे वो वुमेन प्रोटेक्शन की बात हो, मगर वो इंटरनेशनल प्रेशर के बाद बिल तो होते हैं। जैसे 2012 में हुआ, 10 में हुआ, लेबर एक्ट का हुआ, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हुआ, मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। क्यों? जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। माइंडसेट जो चेंज होगा वो करिकुलम से होगा।
क्यूरिकुलम के अंदर हमें वो चीजें डालनी चाहिए। आज सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम बना, सबसे ज्यादा आर्टिकल 22 की वायोलेशन उधर ही डाली गई, सिर्फ एक बात को दिखा के कि भाई आर्टिकल 2 हमने हर बंदे को अपने मजहब पढ़ाने की शुरू कर दिया है। मगर आप मुझे बताएं कि इंग्लिश और उर्दू, आप उसके अंदर इस्लामियात कैसे पढ़ा सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब आप आपसे मशवरा नहीं किया गया था, आप उसमें किसी मैं ने मैं माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट उसमें कमीशन का मेंबर हूं। हमने उसको बुलाया, पीडी को, हमने पीडी को बुलाया कि बताएं कि ये क्या इशू है, कैसे ये हुआ। मगर कोई जो है वो उस चीज के ऊपर नहीं हुआ। आखिर वही इंग्लिश के अंदर, वही उर्दू के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करा दी है, मगर अभी तक उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। तो जब तक हम माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, ये आएगा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से आए, चाहे फेटफ की तरफ से आए, चाहे आईएमएफ की तरफ से आए, चाहे यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए, ये बिल इनको करना पड़ेगा। मगर ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मेरे मुल्क के अंदर अगर कोई लेजिस्लेशन हो उसके लिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो। मैं तो चाहूंगा कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उलमा है, अभी मेरी मुश्ताक से मुलाकात हुई जमायत इस्लामी का, उस दिन मीटिंग में बहुत मुखालफत कर रहा था, तो मैंने मुश्ताक साहब को मैंने कहा ये, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आपके साथ जुल्म तो है, हम इसके ऊपर बैठ के डिबेट करें। मैंने कहा यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आपके दोनों मिनिस्टर जो है वो उन्होंने ये किया। अब मुझे ये बताएं कि एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे आप, और उसको मेजॉरिटी को छोड़ के आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मेजॉरिटी कह रही है ये बिल पास है, मैं बार बार वोटिंग की बात कर रहा हूं, मैं बार बार वोटिंग की बात कर रहा हूं कि ये बिल पास है, और उन्होंने कहा नहीं, कि नहीं हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब ये जब चीजें होंगी, मगर आज खुशी की बात यह है कि सारे अक़लियती मेंबर हम इकट्ठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में खुद ब खुद इस चीजों के ऊपर एक्शन होगा। जैसे आज आप आए हैं, आप देखें कि आपके इस प्रोग्राम के ऊपर आपको कितना व्यूअर्स इसको सपोर्ट करते हैं। जब ऐसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे तो फिर आदमी का जो है ना वो खुद ब खुद जमीर जागेगा कि यार हमने अब नाउ इनफ इज इनफ, बहुत जुल्म हो गया, अब कम से कम हम इनके साथ इंसाफ करें। ऐसे नहीं हो कि 23% पॉपुलेशन थी अक़लियती कम्युनिटी की पाकिस्तान के बनने के टाइम पे, आज 4% रह गई है, और हम कहते हैं कि इस सूबे में प्रॉब्लम है, हम क्यों करें। कल आपने प्रोग्राम सुना होगा शाहजेब खानजादा का, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया शाहजेब ने। शाहजेब ने जिस तरीके से प्रोग्राम किया, उसने हर चीज उसको बताई नूरुल कादरी साहब को, मगर वो कह रहा था कि नहीं मेरे लिए जो है वो हालात साजगार नहीं है। भाई आप किसी के लिए, आपको यहाँ पे कोई मारने के लिए आए, आप बोलो कि भाई ये इसके पास ये और इस वजह से हालात साजगार नहीं है, इसे हाथ बांध देते हैं। स्टेट की रिट होनी चाहिए कि क्या बात आप करते हो। डॉक्टर साहब अगर 75 इयर्स के बाद भी जिस तरह आपने कहा हालात साजगार नहीं है कि आप अपनी माइनॉरिटीज को जो है प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप एक ऐसा बिल नहीं ला सकते, तो फिर तो कभी भी नहीं होंगे। और मेरा तो सर मैं यही कहूंगी आखिर में, आप से चाहूंगी कि आप जो भी आखिरी नोट पे बात खत्म करना चाहे, मैं तो ये कहूंगी कि इस तरह नहीं आएगा तो जिस तरह आपने कहा कि फिर जब दुनिया आपको जबरदस्ती ये करेगी कुछ ऐसा तो फिर आप ले आएंगे, यही होगा। देखिए दुनिया करेगी, दुनिया करेगी। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं वहां से निकला हूं, कल मुझे इतने फोन आए हैं, इंटरनेशनली इतने फोन आए हैं कि आप अपना मौकफ दें, मगर मैंने नहीं दिया, क्योंकि कल ही 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेरी मंदिर के हवाले से जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, वो मैं समझता हूं कि दुनिया की अदालतों के लिए थे कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। चीफ जस्टिस तो मेरे लिए वो जबरदस्त उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, हैट्स ऑफ टू दैट चीफ जस्टिस साहब कि उन्होंने ये बात कही। अब उसकी क्रेडिट नूरुल कादरी ले रहा कि मैंने, भाई आपने कौन सा किया, आप गए कभी टेरी देखने के लिए, आप बुंग शरीफ गए कि मंदिरों को इस तरीके से आग लगाई गई, आप गए, आप लोगों ने तो और उसके अंदर रुकावट डाली। आज तक टेरी मंदिर मुकम्मल नहीं हुआ, आज तक टेरी मंदिर मुकम्मल नहीं हुआ, और रुकावटें अभी तक डल रही है। मगर ये तो चीफ जस्टिस खड़ा है जिसके आसरे के ऊपर हम चल रहे हैं, तो वो बात नहीं करें। मैं समझता हूं कि ये
मैं नहीं चाहता कि इंटरनेशनल प्रेशर आए। मैं चाहता हूं कि IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाए। मैं चाहता हूं कि 27 पॉइंट FATF की हो गई है, हमारे मुल्क के ऊपर रहमत हो। ये FATF का भी जिक्र जो है वो अब खत्म होना चाहिए, ये गिरे लिस्ट ये वो खत्म होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि GSP प्लस भी चले, मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, मगर हालात ऐसे नहीं है। हालात आपको और तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है इस दुनिया में भी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, और उस आखिरत में भी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे के दिल का और दूसरे इंसान की इंसानियत का आप ख्याल रखें, उसकी इज्जत का आप ख्याल रखें, उसके मजहब का आप ख्याल रखें। अगर आप समझते हैं कि उसको हम जबरदस्ती कन्वर्ट करके जन्नत में जाएंगे, मैं नहीं समझता कि वो जन्नत, वो आपकी सोच है। बिल्कुल। मैं फिर आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो आपने लिया है, और मेरा इंटरव्यू, और आगे भी जो है इसको आप फॉलो अप करेंगी कि इस को जो है वो हम कम से कम नतीजा केस बनाए। 20 साल मेरी स्ट्रगल इस चीज के ऊपर चली है, अब पता नहीं हमारी जिंदगी भी कितनी, तो कम से कम ये चीजें अब होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम हमारी नस्लें हमसे पूछेंगी कि हर वक्त आपने अपनी कम्युनिटी के खातिर जो है वो आवाज नहीं उठाई, आपने मुल्क को आगे देखा, मुल्क के लिए अपने आप की आवाज को आपने रखा, दबा के रखा, जमीर को दबा के रखा। जो अकलियती मेंबर आज मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप हुक्म करें तो हम सारे इस इशू के ऊपर रिजाइन करने के लिए तैयार है, सारे रिजाइन करने के लिए, नहीं तो हम असेंबली में चल के सारे नीचे बैठ जाते हैं कि अकलियती मेंबर कोई यहां से उठेगा नहीं जब तक इस बिल को आप असेंबली का हिस्सा बना के और इसको एक्ट आप पास नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं वो नौबत नहीं आनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि 2-4 दिन सब्र करें, ये कम से कम इस वक्त IMF का प्रोग्राम चल रहा है, FATF चल रहा है, GSP चल रहा है, तो कम से कम इस वक्त और ज्यादा क्राइसिस है हमारे मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान का प्रेशर है, तो कम से कम इस वक्त धरती को हम अपनी माँ समझते हैं, एक जन्म देने वाली माँ, एक रिस्क देने वाली माँ। और हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है ना वो मुहिब वतन और वफादार है, सिर्फ जबान से नहीं, कहने से नहीं, किरदार से, अमाल से। और वो मैंने अपनी अपनी लाइफ में 99 से लेके मैंने अपना वक्त गुजारा 99 से लेके आज तक इस इश्यूज के ऊपर कोशिश की, रुकावटें आई, मगर हमेशा अपने आप को कंप्रोमाइज किया कि नहीं, वक्त आएगा और हो जाएगा, वक्त आ जाएगा। नाउमीदी मेरे पास कभी नहीं हुई है, और आज भी मैं नाउमीद नहीं हूं। और पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथी भी मेरे साथ है। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे साथियों के साथ मिलके इस बिल को हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हाँ, अगर इसके अंदर कोई भी हमारे मुल्क के अंदर इंतशार के हवाले से, रिलीजियस लीडर के हवाले से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके ऊपर अगर कंप्रोमाइज के लिए कहा गया, तो डॉक्टर रमेश ने अपने मुल्क की खातिर पहले भी कंप्रोमाइज किया है, आज भी कंप्रोमाइज करेगा, अपनी कम्युनिटी को भी कन्विंस करेगा और अपने कुलीग्स को भी कंप्रोमाइज करेगा, मगर एक हद तक। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, वो लीगलिटी एक होनी। डॉक्टर रमेश कुमार, थैंक यू सो मच। आपने बहुत तफसील से इसके ऊपर, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, फिर मैंने कहा कि नहीं, आपसे जो बात होगी वो किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ जो है वो आप ही कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग जो है और बढ़े। और इसमें एक बहुत ही फिक्रमंदी की बात ये है कि इन मिनिस्ट्रीज में, इन जगहों पर जहां पर ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनका जो बहुत वसीउल मुताला हो, जिनकी स्टडी हो, जिनका तजुर्बा हो, जिनका एक्सपोजर हो, और जो एक प्रोग्रेसिव सोच के मालिक, उनको होना चाहिए। आलिया मैं जाते जाते आपको मैं एक बात बताऊं, जन्नत मिल जाए। आलिया मैं जाते जाते, बदकिस्मती पता है क्या है, हम इंडिया को बहुत बुरा कहते हैं। इंडिया में माइनॉरिटी मिनिस्टर तारीख में 70 सालों में, 74 सालों में हमेशा मुस्लिम बना है, और वहां पे वक्फ काउंसिल जो है, ट्रस्ट है, वो भी मुसलमान के पास होती है। मगर यहाँ पे हम किसी माइनॉरिटी के हिंदू मेंबर को हम लगाते हुए डरते हैं कि माइनॉरिटी मिनिस्टर है। इस वक्त भी हमारा माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है? नूरुल कादरी और ताहिरुल अशरफी, माइनॉरिटी मिनिस्टर। मतलब हम क्या दिखा रहे हैं? अब सोचो तो सही। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि कम से कम आदमी को राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और खुदा की रहमत हासिल करने के लिए
दूसरे इंसान के ऊपर, उनके हकूक के ऊपर धारा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उनके हकूक का ख्याल रखना चाहिए। उनके अपने जो ना जमीर को साफ करके चलेंगे तो ब्लेसिंग खुदा की हमेशा ऐसे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर डॉक्टर साहब, दोबारा भी आपसे बात हो। थैंक्स।